दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपको भी पूरा विस्तार से भारत नेपाल के बारे में बताने वाला हूं। अगर नेपाल की लोकेशन की बात किया जाए तो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है नेपाल। नेपाल के बारे में आप ये बात जानते ही होंगे कि नेपाल आज तक गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल दो बड़ी शक्तियों भारत और चीन के बीच एक बफर जोन का काम करता है। नेपाल में भारत और चीन दोनों ही अपने स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर नेपाल से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की बात किया जाए तो कौन कौन से भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे राज्यों की संख्या 5 है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आप नक्शे में देख सकते हैं। अगर दोस्तों बिहार की बात करें कि बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो बिहार के वैसे ज़िलों की संख्या है 7। कौन कौन? वेस्ट चंपारण यानी कि बेतिया, ईस्ट चंपारण यानी कि मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी 7 जिला। और सीमा का कुल लंबाई कितना है? नेपाल का वो सीमा जो बिहार के साथ साझा होता है तो उसका लंबाई है 726 किलोमीटर। और अगर नेपाल की कुल सीमा की बात करें जो भारत के साथ साझा होता है तो वो है 1770 किलोमीटर। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इनके पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, CPN माओइस्ट। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि नेपाल में गठबंधन की अभी सरकार है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पावडल। नेपाल की अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात किया जाए तो नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है। दुनिया में प्रत्येक देश का झंडा आयताकार है, लेकिन नेपाल का झंडा आयताकार नहीं है। मधेसी कौन है? चलिए इसको देखते हैं। नेपाल का नक्शा आपको साफ साफ दिख रहा है। जो ग्रीन कलर में एरिया दिख रहा है वो नेपाल का तराई हिस्सा है, यानी कि वो क्षेत्र जो लगभग मैदानी है। हालांकि हिमालय का जो सबसे लास्ट हिस्सा है जिसको शिवालिक कहते हैं, इस तराई क्षेत्र में शिवालिक का भी कुछ भाग है। ओवरऑल ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। नेपाल के इस तराई क्षेत्र में, जिसको मधेश प्रदेश भी मोटे तौर पर कहा जा सकता है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको मधेसी कहा जाता है। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो सकते हैं। मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग हैं जिनका अगर नैन नक्श को देखा जाए तो बिल्कुल ही भारतीय लोगों से मिलते जुलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के जैसा ही इन लोगों का भी कदकाठी होता है और देखने में भी ये लोग बिहार यूपी के लोगों के जैसे ही होते हैं। अगर इनकी भाषा की बात किया जाए तो यूपी के ऊपर नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ का भाषा लगभग अवधी है, जबकि बिहार के ऊपर का नेपाल का तराई क्षेत्र जो है वहाँ का भाषा मिथिला और भोजपुरी है। यानी कि जो सटा हुआ इलाका है भारत का नेपाल से, वहाँ का जो भाषा है वही भाषा नेपाल के तराई क्षेत्र में बोला जाता है। अगर तराई क्षेत्र के ऊपर के हिस्सों में रहने वाले लोगों की बात किया जाए तो उनका नैन नक्श, उनका चेहरा, उनका रंग बिल्कुल ही अलग होता है। वो ऊपर के जो लोग हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, तराई के ऊपर के लोग, वो लोग देखने में ज़्यादा गोरे होंगे, उनकी आंखें छोटी होंगी और उनका जो नाक है थोड़ा सा हल्का धंसा हुआ रहता है। यानी कि तराई क्षेत्र के लोग, जिनको मधेसी कहते हैं, और तराई के ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है नेपाल का, दोनों क्षेत्र के लोगों का नैन नक्श में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। आपने ये शब्द अवश्य ही सुना होगा, रोटी बेटी का रिश्ता। बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो नेपाल के साथ सीमा जहां साझा होता है, और मधेसी लोग, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और साथ ही साथ बिहार के लोगों का और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो वैवाहिक संबंध है वो नेपाल के मधेसी लोगों से होता है। नेपाल में भी मधेसी लोगों से ये खास बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता। और सीमावर्ती क्षेत्र के लोग बहुत सारा जो व्यापार है वो नेपाल के क्षेत्र में करते हैं, नेपाल के मधेश क्षेत्र में। और मधेश क्षेत्र के लोग बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर विभिन्न तरह की व्यापारिक गतिविधियाँ करते हैं। दोस्तों अगर भारत नेपाल के बीच तनाव की बात किया जाए तो सबसे बड़ा तनाव सीमा विवाद को लेकर के ही है। और ये सीमा विवाद कहाँ पे है तो आप मैप में लोकेशन को देख लें। भारत का जो बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड में नेपाल के साथ, वहाँ पर विवाद है। लेपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये 3 नदियाँ हैं और यहीं पर है विवाद। अब विवाद क्या है? विवाद का संबंध सुगौली की संधि 1816 से जुड़ा हुआ है। ये विवाद 2020 में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी था। सुगौली की संधि का हवाला देते हुए नेपाल ये कहता है कि लिम्पियाधुरा जो नदी है एक्चुअली में काला पानी नदी यही है। एक्चुअली में बात यह है कि काला पानी नदी लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और कुछ अन्य छोटी धाराओं के मिलने से बनता है।
लेकिन जो मुख्य काला पानी नदी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, जबकि लिम्पियाधुरा ये भारत के राज्य उत्तराखंड में है। अब नेपाल का ये कहना है कि सुगौली के संधि के अनुसार जो लिम्पियाधुरा है यही मुख्य धारा है काला पानी का, यानी कि लिम्पियाधुरा के बाद का जो क्षेत्र है वो नेपाल का क्षेत्र है। और नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए भारत का ये जो क्षेत्र है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपने देश का हिस्सा में दिखा भी दिया था। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का, ये भारत के अधिकार में ही है। तो भारत को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि नेपाल अपने संविधान में संशोधन करके इस क्षेत्र को नेपाल के नक्शे में दिखा दे। हालांकि एक बात और भी स्पष्ट है कि ये जो भी संविधान में संशोधन हुआ, भारत के इस क्षेत्र को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया, ये चीन को खुश करने के लिए उसने ऐसा किया, नो डाउट। 2015 में नेपाल में नया संविधान का निर्माण किया गया। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि नेपाल में 2008 के पहले राजशाही था, राजशाही का समाप्ति हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना, ये सब कुछ ऐसा हुआ। 2015 में नया संविधान बना। इसमें चाइना का एंगल भी समझना जरूरी है, क्योंकि चीन का कुछ न कुछ प्रभाव नए संविधान में जरूर दिखा। आखिर क्या था नए संविधान में जिस वजह से भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ा? तो देखिए, जो मधेसी लोग हैं, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं, जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल, और ट्राइबल में भी थारू, अगर थारू की बात किया जाए तो इनका कुल आबादी नेपाल में 6.6% है। थारू लोग नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं। मुख्यतः कहाँ? तो मुख्यतः जो पश्चिम चंपारण में जो सीमा लगता है वहाँ पर ये लोग रहते हैं, नेपाल के उस क्षेत्र में। हालांकि उत्तराखंड के पास जो सीमा लगता है नेपाल का, वहाँ भी ये लोग रहते हैं। इसके अलावा भारत का जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहाँ पर भी ये लोग रहते हैं, थारू जनजाति के लोग। और बिहार के पश्चिम चंपारण में भी थारू जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग हिंदू हैं और साथ ही साथ दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस लौटते हैं। 2015 का नया संविधान, मधेसी, थारू और थारू के अलावा अन्य जनजातीय लोगों की जो संख्या है नेपाल में, उस संख्या के हिसाब से वहाँ के संसद में इनको प्रतिनिधित्व कम मिला। तो ये था नया संविधान। और चूंकि प्रतिनिधित्व कम मिला संख्या के हिसाब से, और पहाड़ी लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो ज़्यादा मिला, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक विवाद, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया था भारत और नेपाल के बीच में। अगला टॉपिक है नेपाल नागरिकता कानून में संशोधन। आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले चीन को खुश करने के लिए नेपाल में नया नागरिकता कानून बनाया गया था। क्या था नया नागरिकता कानून? चलिए वो समझते हैं। नेपाल का जो नया नागरिकता कानून था 3-4 वर्ष पहले बना था, उसमें कुछ ऐसा था कि अगर कोई विदेशी महिला नेपाली युवक से शादी करती है तो उस महिला को नेपाल का नागरिकता आसानी से नहीं मिलता, कम से कम 7 वर्ष उसको वहाँ पे रहना पड़ता। उसके अलावा भी बहुत सारा टर्म्स और कंडीशन था, यानी कि विदेशी महिलाओं को शादी करने के बाद नेपाल में नागरिकता मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड के भारत दौरा के जस्ट पहले नेपाल के नागरिकता कानून में संशोधन किया गया। इस नया संशोधन से भारत काफी खुश है, जबकि चीन चिंता में। भारत खुश क्यों हुआ? चलिए उसको देखते हैं। मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, यानी कि भारत का वो हिस्सा जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, वहाँ के लोग मधेसी लोगों से वैवाहिक रिश्ता रखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, भारत की कोई लड़की अगर अभी नेपाली युवक से शादी करती है, सामान्यतः मधेसी लोगों से शादी विवाह होता है बिहार यूपी में, तो उसके बाद क्या होगा? भारतीय लड़की को वहाँ का नागरिकता आसानी से अब मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, आपको ये बात पता होगा कि 1950 के दशक में तिब्बत को चीन ने हड़प लिया था। उसके बाद तिब्बत से लाखों की संख्या में लोग निर्वासित हुए, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में भी तिब्बती लोग निर्वासित रूप से रह रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि स्थलों में तिब्बती लोग कम से कम 12 से 15 हज़ार की संख्या में अलग अलग कैंपों में नेपाल में भी रहते हैं। वहाँ पर जो तिब्बती लोग रहते हैं, वहाँ के जो तिब्बती लड़कियाँ हैं, अगर नेपाली युवकों से शादी करती हैं, पूरे नेपाल में कहीं भी, चाहे वो मधेसी हो चाहे वो पहाड़ी हो, नेपाल के किसी भी क्षेत्र में अगर तिब्बती लड़की शादी करती है, तब उस तिब्बती लड़की को नेपाल का नागरिकता आसानी से मिल जाएगा। और चीन इस बात को लेकर के काफ़ी गुस्से में भी है। नेपाल में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस देश से जाते हैं? तो नेपाल में सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं। हवाई मार्ग से कम 10 लाख लोग प्रति वर्ष नेपाल जाते हैं घूमने के लिए। और अगर सड़क मार्ग से बात किया जाए कि सड़क मार्ग से भारत से कितने लोग नेपाल जाते हैं, तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये एकदम से काउंटलेस है। क्योंकि नेपाल जाने के लिए किसी भी भारतीय को न तो वीज़ा चाहिए न तो पासपोर्ट चाहिए। जब प्रचंड भारत आए थे तो भारतीय प्रधानमंत्री और
पुष्प कुमार दहल प्रचंड के बीच बहुत सारे समझौते भी हुए। कुछ महत्वपूर्ण समझौता आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मोतिहारी में स्थित रक्सौल से अमलेखगंज तक तेल पाइपलाइन का शिलान्यास कर दिया गया है। ये फेज 2 का शिलान्यास किया गया है। फेज 1 का शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है। तेल पाइपलाइन से ये होगा कि बेगूसराय में जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वहाँ से अभी तक टैंकर से पेट्रोलियम, जो रिफाइंड पेट्रोलियम है, वो नेपाल जाता रहा है। अब पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम जा पाएगा। और अगर बात किया जाए क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन का, पेट्रोलियम को एक देश से दूसरे देश ले जाने का क्रॉस बॉर्डर, तो दक्षिण एशिया का ये पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। तो बरौनी रिफाइनरी से जो रिफाइंड पेट्रोलियम है वो मोतिहारी के रक्सौल से जाएगा अमलेखगंज, नेपाल में। और इसके पीछे जो कंपनी इन्वॉल्व है वो है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इससे क्या होगा, इससे नेपाल में पेट्रोलियम का जो कॉस्ट है ओवरऑल घट जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत नेपाल रामायण सर्किट का। रामायण सर्किट क्या है? इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को जोड़ना है जहां पर प्रभु श्री राम के कदम पड़े थे। रामायण सर्किट के अंतर्गत भारत के 15 शहर स्थित है, जबकि नेपाल के 2 शहर इसमें स्थित है। अगर बिहार की शहरों की बात किया जाए कि बिहार के कितने शहर इसमें शामिल है, तो भारत नेपाल रामायण सर्किट में बिहार के 3 शहर स्थित है। कौन कौन? सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर। रामायण सर्किट के अंतर्गत पहला ट्रेन कौन चला था? तो उस ट्रेन का नाम है भारत गौरव एक्सप्रेस, भारत गौरव ट्रेन। अब रामायण सर्किट के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी ये स्थल हैं, 15 भारत में और 2 नेपाल में, इन सबको रेलवे लाइन के द्वारा जोड़ा जाएगा। हालांकि बहुत सारे इन 15 में से कईयों को जोड़ा भी जा चुका है और 2 नेपाल में, यानी कुल 17 इनको रेलवे लाइन के द्वारा जोड़ने का प्लान है, सड़क मार्गों के द्वारा जोड़ने का प्लान है। तो रामायण सर्किट के अंतर्गत जो भी शहर आ रहे हैं वहाँ सड़कों का चौड़ीकरण वगैरह का काम भी चल रहा है। एक और सवाल है कि भारत सरकार के किस योजना का हिस्सा है रामायण सर्किट? तो रामायण सर्किट भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम यानी कि स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है। अगर इसके पीछे मंत्रालय की बात किया जाए कि किस मंत्रालय की सहभागिता है इस रामायण सर्किट के लिए, तो उस मंत्रालय का नाम है पर्यटन मंत्रालय। अब आगे बात करते हैं जयनगर बिजलपुरा रेलखंड। जयनगर कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के मधुबनी में। जनकपुर धाम के ऊपर है बिजलपुरा। तो जयनगर बिहार में है, भारत में, जबकि कुर्था, जनकपुर धाम, बिजलपुरा ये सब कहाँ है? नेपाल में है। जनकपुर धाम हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये जनकपुर धाम जो स्टेशन है वहाँ बगल में आपको जनकपुर धाम एयरपोर्ट वगैरह भी है। और ये राजा जनक का क्षेत्र रहा है, प्राचीन काल का ये क्षेत्र है। तो अगर रेलखंड की बात किया जाए तो जयनगर से कुर्था तक रेल लाइन पहले ही निर्मित हो चुका है और वहाँ पर रेलवे चल भी रहा है। और अगर अभी की बात किया जाए कि अभी जो उद्घाटन हुआ है वर्चुअल रूप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री प्रचंड ने जो वर्चुअल उद्घाटन किया है, वो उद्घाटन किया है कुर्था से बिजलपुरा के बीच रेलखंड का। यानी कि कुल 68 किलोमीटर जयनगर से बिजलपुरा तक का जो रेलखंड है वहाँ पर रेलवे परिचालन शुरू हो गया है। यहाँ पर यातायात का तो सुविधा होगा ही, लोगों का आना जाना वो तो ज़्यादा सहज हो पाएगा ही, साथ ही साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल अपने कुल व्यापार का 60 से 65% भारत से ही करता है। इसके अलावा नेपाल अपने कुल व्यापार का 90% भारत के रास्ते ही करता है। आप एक एग्जांपल से समझिए, नेपाल को अमेरिका से कुछ मंगवाना है या ब्रिटेन से कुछ मंगवाना है। अब नेपाल का जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं वो लगभग 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो वो अमेरिका से या ब्रिटेन से वहाँ पर सामान कैसे पहुँचता होगा, प्रोडक्ट कैसे पहुँचता होगा? तो वो विशाखापट्टनम या कलकत्ता जो बंदरगाह है वहाँ पर सामान्यतः आता है, या अन्य दूसरे बंदरगाह पे भी आ सकता है, और वहाँ से फिर सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से फिर वो नेपाल जाता है। आगे हम बात करते हैं बथनाहा विराटनगर रेलखंड। बथनाहा कहाँ स्थित है? बथनाहा है बिहार के अररिया में, जबकि विराटनगर कहाँ पर स्थित है? तो विराटनगर स्थित है नेपाल में। बथनाहा से विराटनगर रेलखंड वाया जोगबनी, इसका शुरुआत किया जा चुका है। इससे क्या होगा? इससे जो परिवहन में काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। इसके अलावा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो काफ़ी आसानी से हो पाएगा, क्योंकि जो कलकत्ता से अभी तक जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, कलकत्ता बंदरगाह से नेपाल जाता था जोगबनी बॉर्डर के थ्रू, तो वो ट्रक वगैरह से जाता था। अब ज़्यादा सहूलियत हो पाएगा क्योंकि वो अब मालगाड़ी से आसानी से जा पाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ा चेक पोस्ट कौन है, सबसे बिजिएस्ट चेक पोस्ट कौन है, तो वो है सोनौली चेक पोस्ट। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। चेक पोस्ट कहने का क्या मतलब है? अब देखिए, अगर कोई भारत का व्यक्ति नेपाल जाता है तो उसको ना तो वीज़ा लगेगा ना तो पासपोर्ट लगेगा, लेकिन कोई यहाँ से उत्पाद जाता है, जैसे कि ट्रक में भरा हुआ कुछ सामान जा रहा है, तो कस्टम वाले बॉर्डर पर चेक करते हैं, और तो इसी को चेक पोस्ट बोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड के बीच ये भी एक समझौता हुआ है कि भारत आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का खरीद करेगा। नेपाल का जिस तरीके का भौगोलिक बनावट है, आप इतना आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, यानी कि पानी से बिजली बनाने का जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या भारत नेपाल में किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे भारत काम कर रहा है। नेपाल में भारत की कंपनियां काम कर रही हैं। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये अरुण नदी पर स्थित है और अरुण नदी कोसी का सहायक नदी है। आप नक्शा पे देख सकते हैं, बिहार का जो क्षेत्र है सुपौल, अररिया, इसके ऊपर स्थित है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इसके पीछे जो भारतीय कंपनी इन्वॉल्व है वो है सतलुज जल विद्युत निगम। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो भारत नेपाल के बीच एक हिट का कॉन्सेप्ट सामने आया था। हिट का क्या मतलब है? हिट का मतलब है हाईवे, यानी भारत नेपाल के बीच हाईवे को और दुरुस्त किया जाएगा। इंटरनेट वे, यानी कि जो डिजिटल कनेक्शन है भारत नेपाल के बीच, उसको ज़्यादा भारत मजबूती प्रदान करेगा और नेपाल में डिजिटल ढांचा को और बेहतर ढंग से विकसित करेगा। ट्रांसवे, अब जैसे कि पेट्रोलियम से संबंधित जो पाइपलाइन है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है भारत डेवलप कर रहा है। तो ये हिट एक कॉन्सेप्ट है जो भारत सरकार का है। हाल ही फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिट को हम बहुत जल्द सुपर हिट बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से भारत प्रयास ये कर रहा है कि नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत किया जाए, ताकि चीन का जो वहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। अब चीन क्या कर रहा है, जरा उसको भी समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। चीन मधेसी लोगों को मंदारिन भाषा सिखा रहा है। मधेसी लोग कौन हैं? मधेसी लोग वही हैं जिनके साथ भारत का रोटी बेटी का संबंध है, यानी कि इन लोगों को चीन अपने तरफ करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मुख्यतः यही वो लोग हैं जो भारत से ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चीन क्या कर रहा है? चीन भारी भरकम निवेश कर रहा है। ये एक फैक्ट है कि भारत जितना भी पैसा लगा रहा है नेपाल में, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा चीन लगा रहा है नेपाल में। इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जा रहा है, चाहे वो कानून का ट्रेनिंग हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, कुछ ऐसा। इसके अलावा भारत नेपाल संबंधों में चिंता का एक बात यह भी है कि BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन दुनिया भर में रेलवे लाइन, इसके अलावा समुद्री मार्ग, सड़क मार्ग के द्वारा अपना पहुंच सुनिश्चित कर रहा है, अपने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, अपने ओवरऑल प्रभाव को उस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए। तो नेपाल ने हामी भर दिया था कुछ वर्ष पहले ही कि हाँ, हम भी चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या चीन और नेपाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी है जैसा भारत और नेपाल के बीच है? तो देखिए, अभी तक बेहतर कनेक्टिविटी चीन और नेपाल के बीच नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में बहुत ही जल्द ऐसा हो पाएगा। अब कैसे, वो समझिए। तिब्बत में एक जगह है सिगत्से, वहाँ से लेकर काठमांडू के बीच रेलवे मार्ग का निर्माण चाइना के द्वारा कराया जा रहा है। पहले ये कहा गया था कि 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मान के चलिए कि अभी 2-3 वर्ष का समय तो इसमें लगेगा ही। अब चूंकि नेपाल ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली पहले ही घोषणा कर दिया है कि हम BRI का हिस्सा है, जब इस रेल मार्ग का निर्माण हो जाएगा, सिगत से जो तिब्बत में है वहाँ से काठमांडू तक रेल मार्ग बन जाएगा, तो उसके बाद औपचारिक रूप से नेपाल हिस्सा हो जाएगा BRI का। नेपाल की अगर स्थिति को देखा जाए तो नेपाल का स्थिति ऐसा है कि भारत भी वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, चाइना भी ऐसा चाहता है, अमेरिका भी ऐसा करना चाहता है। अभी हाल ही फिलहाल अमेरिका की तरफ से $500 बिलियन दिया गया नेपाल को। हालांकि चीन के दबाव की वजह से नेपाल ऐसा बोल रहा था कि नहीं नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे, अमेरिका से, लेकिन बाद में फाइनली अमेरिका के द्वारा दिया गया $500 मिलियन को नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको समझा पाऊँ। बहुत सारे यहाँ पर PT का फैक्ट मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे जो चीज़ों पे मैंने चर्चा किया। अगर दोस्तों आपको आज का मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और आगे मैं कोशिश यही करूंगा कि डिस्कशन के बाद जो डिस्कशन हुआ उसी पर आधारित क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाकर आपको सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए 25 क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? उत्तर लास्ट में आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका अवश्य ले लें, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। नेपाल के पीएम कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में थारू जनजाति यानी कि थारू ट्राइब पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद हाउस जो भारत सरकार का राष्ट्रीय अतिथि गृह है किस शहर में है? नेक्स्ट है, भारत का नेपाल से जो संबंध है कब से है? अगला है, तिब्बत के किस स्थल से काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछा रहा है चाइना, यानी कि चाइना रेलवे लाइन बिछा रहा है नेपाल तक, तो तिब्बत के किस शहर से? अगला क्वेश्चन है, मोदी और प्रचंड ने किन 2 रेलखंड पर रेलवे प्रचालन का स्टार्टिंग किया? ये आपको बताना है। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है, जो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा का जिम्मेदारी जिनको दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल का सबसे व्यस्तम चेक पोस्ट कौन है, सबसे बड़ा और सबसे बिजीएस्ट? अगला क्वेश्चन है, जोगबनी बॉर्डर किस जिला में है? बिहार के किस जिला में? नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में नेपाल के साथ सबसे लंबा बॉर्डर किस जिला का है? क्वेश्चन नंबर 14, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट से कौन सी कंपनी जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 15 है, रामायण सर्किट में बिहार के कितने जिले स्थित हैं? और क्या आपको पता है कौन कौन से जिले? मधेसी नेपाल में कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, बथनाहा रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिला में है? क्वेश्चन नंबर 18 है, रामायण सर्किट के अंतर्गत पहला ट्रेन कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 है, अरुण 3 प्रोजेक्ट में कौन सा भारतीय कंपनी शामिल है? क्वेश्चन नंबर 20 है, मोदी जी ने हिट पहल का प्रारंभ किस देश के साथ किया था? क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के साथ नेपाल का कुल सीमा कितना लंबा है? अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ नेपाल का कुल सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 23, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में नेपाल के द्वारा अपने किस कानून में संशोधन से बिहार के लोग काफ़ी खुश हैं? क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन, रामायण सर्किट भारत सरकार के किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट अवश्य ही ले लें और साथ ही साथ अभी आपको उत्तर भी दिख रहा होगा 25 क्वेश्चन का, तो उत्तर का भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। थैंक यू, जय